नेक्स्ट वंश है कच्छ घाट वंश। देखिए कच्छ घाट वंश जो था वो तीन प्रकार से बटा हुआ था, एक ग्वालियर, एक दुबकुंड और एक नरवर। तो अभिलेखों से कच्छा पाघाट वंश 3 शाखाओं का पता चलता है, ग्वालियर, दुबकुंड और नरवर। पहले हम बात करेंगे ग्वालियर शाखा की। तो ग्वालियर में जो सास बहू का मंदिर है कि 2 प्रशस्त अभिलेख तथा एक तीसरे खंड अभिलेख में इस वंश की वंशावली तथा उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इस वंश के प्रथम नरेश लक्ष्मण के उत्तराधिकारी वज्रदामन ने कन्नौज नरेश को पराजित कर ग्वालियर में राज्य स्थापित किया। वज्रदामन का उत्तराधिकारी मंगलराज तथा उसका उत्तराधिकारी कीर्तिराज हुआ। सन 1021 में ईसा में ग्वालियर पर गजनी के महमूद का आक्रमण हुआ, जिसमें कीर्तिराज ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो कब किया था? 1021 में। कहाँ पर? ग्वालियर में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, जिससे वहाँ का जो राजा था कीर्तिराज, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। और कीर्तिराज के पश्चात क्रमशः मूलदेव, महिपाल, भुवनपाल और मधुसूदन, ये जो ग्वालियर वंश के शासक हुए। नेक्स्ट हमारी शाखा है दुबकुंड शाखा। देखिए ये ग्वालियर से 76 मील दूर है और दुबकुंड प्राचीन नाम था चंडोब। प्राचीन नाम था क्या? चंडोब। यह राज्य था। दुबकुंड अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस वंश में अर्जुन का पुत्र जो अभिमन्यु हुआ था और अभिमन्यु का पुत्र विजयपाल तथा विजयपाल का पुत्र विक्रमशय हुए थे। कौन सी शाखा में? तो ये दुबकुंड शाखा, और प्राचीन इसको बोला जाता था चंडोब। नेक्स्ट शाखा है हमारी नरवर शाखा। देखिए नरवर शाखा है जो कच्छ पघाट वंश की नरवर, यानी कि प्राचीन नाम था इसका नलपुर शाखा, यहाँ राज करते थे। और नरवर से प्राप्त ताम्र पत्र में गगन से, शरद से और वीर से नरेश के राज्य यहाँ पर किया है, उसका पता चलता है। नेक्स्ट वंश है देखिए तोमर वंश। तोमर वंश जो शासन रहा वो 1394 से जब तक बाबर नहीं आ जाता, 1526 में बाबर आ जाता है, जब तक इन्होंने शासन किया। मूल स्थान कौन सा था? तो मुरैना, या पहले इसको तवर घर बोलते थे, अभी का मुरैना। प्रारंभिक राजा जो थे वो देववरम थे और उसका प्रतापी राजा वीर से देव। देखिए ग्वालियर में तोमर राज्य का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? वीर से देव को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के द्वारा उसे गोपालचलगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया था। जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था तब गोपालचलगढ़ का प्रशासन इसको नियुक्त किया गया था। वीरसेन ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसने वीरसेन एवं लोक नामक रचनाएं की हैं। तो ये किसका सामंत, मतलब मुगल काल जब चल रहा था, दिल्ली सल्तनत जब चल रही थी, दिल्ली सल्तनत में जो चली थी, देखिए दिल्ली सल्तनत 1191 यानी कि ताइरान की प्रथम लड़ाई और 1192 ताइरान की द्वितीय लड़ाई। तो यहाँ से जब दिल्ली सल्तनत चली तब उस समय जो वीरसेन देव था ये ग्वालियर राज्य का जो था प्रशासनक नियुक्त, यानी कि राज्यपाल नियुक्त था। और उसने बाद में फिर इसने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी थी और इसने वीरसेन और लोक नामक जो रचनाएं हैं इसने की थी। वीरदेव तेजो रत्तम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक शाह ने वीरसेन देव के विरुद्ध वजीर मल्लू इकबाल खान को भेजा था, किंतु उससे पूर्व ही वीरसेन देव की मृत्यु हो चुकी थी। अंततः उसके पुत्र वीरदेव ने बहादुरी से मल्लू को रोका था। डोगरेंद्र से जैन धर्म का संरक्षण दिया था। कीर्ति से इब्राहिम लोदी ने गढ़कुरार के शासक मलखान शाह की सहायता से कीर्ति शाह का धावा बोला था। तो ये अन्य शासक थे किस वंश के? तोमर वंश के, जो कि कब से कब तक चला? 1394 से 1526 तक। देखिए इस बुक में, मुकेश महेश्वरी की बुक में, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, नोटेबल फैक्ट में कोहिनूर हीरा। जो कोहिनूर हीरा के बारे में जानकारी एकत्रित इसमें दी गई है कि कोहिनूर जो हीरा था, देखिए इसके द्वारा अलाउद्दीन द्वारा कुतुब शाह गोलकुंडा का शासक था। कौन सा? कुतुब शाह से प्राप्त कोहिनूर हीरा किसको प्राप्त हुआ था? कुतुब शाह से अलाउद्दीन खिलजी को। हीरा तोमर वंश के पास आया
उसके बाद अलाउद्दीन के पास से किसके पास आया था ये कोहिनूर हीरा? तोमर वंश के पास आया, जो मुग़लों के पास सौंपा गया। तोमर वंश ने किसको सौंपा? ये मुग़लों को सौंप दिया। जहाँ से अफ़गानिस्तान जो नादिर शाह पहुँचा था, मुग़ल पर नादिर शाह ने आक्रमण किया मुग़लों पर, तो जहाँ से अफ़गानिस्तान का नादिर शाह ले गया था। शाह सूजा ने रणजीत सिंह को भेंट किया। शाह सूजा ने किसको भेंट किया था? रणजीत सिंह को। और इनके वंशज जो दिलीप सिंह हुए, इससे जो कोहिनूर हीरा है वो लंदन अंग्रेज़ 1849 में ले गए थे। तो ये कोहिनूर हीरा के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है। तो अभी हम तोमर वंश पर थे। तो जो कल्याण मल या भूप मुनि, इसने समूले चित्र की रचना की है। उसके बाद नेक्स्ट शासन बनते हैं तोमर वंश के मानसेन, जो कि 1486 से 1516 तक रहेंगे। इनकी जानकारी किस में मिलती है? तो रोहिताश्वगढ़ अभिलेख में मिलती है। और ये सबसे महान तोमर राजा जो मानसेन ने किले के भीतर जो मान मंदिर है, मान मंदिर बनवाया गया है, गुजरी महल बनवाया गया है, किले के अंदर बनवाए गए हैं। अनेक झीलों का इन्होंने निर्माण किया। और ये संगीत के प्रेमी थे और मान कौतूहल संगीत ग्रंथ लिखा है। तो मान कौतूहल संगीत ग्रंथ किसने लिखा है? तो देखिए मानसेन। देखिए मानसेन, तो मान जो भी मान मंदिर, गुजरी महल, ये सभी किसने बनवाई? मानसेन ने। इसके बाद गुजरी महल अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए बनवाया था। इन्होंने क्या किया था कि गुजरी जो महल बनवाया था वो अपनी जो प्रेमिका थी मृगनयनी, उसके लिए बनवाया था। इस प्रेम प्रसंग पर वृंदावन लाल शर्मा वर्मा ने मृगनयनी उपन्यास भी लिखा है इसी प्रेम प्रसंग पर। इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध में मानसिंह वीर गति को प्राप्त हुए। फिर नेक्स्ट शासक रहे विक्रमादित्य, लास्ट शासक रहे जो 1517 से 1526 में। मानसेन के पुत्र ने इब्राहिम लोदी की तरफ से बाबर के विरुद्ध पानीपत की युद्ध की लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इब्राहिम लोदी की तरफ से विक्रमादित्य ने भाग लिया था और उसमें मारा गया था। कौन सा? विक्रमादित्य। तो ग्वालियर दुर्ग में विक्रम मंदिर या स्वयं के लिए महल बनवाया था। तो इन्होंने क्या किया था? विक्रम मंदिर का निर्माण करवाया ग्वालियर में। नेक्स्ट वंश हम पढ़ेंगे खंगार वंश। देखिए ये अभी हमने 1526 तक तोमर वंश पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट वंश है खंगार वंश, जो कि 12वीं से 14वीं सदी तक रहा। देखिए खंगार वंश जो था, खंगार जो राजपूत वंश का बुंदेलखंड के चंदेल वंश के पतन के साथ साथ उत्थान प्रारंभ हुआ था। तो जब बुंदेलखंड में चंदेल वंश का पतन हो रहा था, उस समय जो है खंगार वंश अस्तित्व में आया था। और इस समय जो बुंदेलखंड का नाम था वो था जुझोटी, जिसको बोला जाता है योद्धाओं की भूमि। संस्थापक कौन था? तो महाराजा खेत सिंह खंगार। इनका टीकमगढ़ जिला में इनका मूर्ति भी बनी हुई है। राजधानी क्या थी? गढ़कुड़ार थी। और गढ़कुड़ार का किला गढ़कुड़ार का किला किसने बनवाया था? ये चंदेल शासक था यशोवर्मन। पहले हम पढ़ चुके चंदेल के बारे में। तो चंदेल शासक था यशोवर्मन चंदेल, इन्होंने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान की चंदेलों के विरुद्ध सहायता किसने की थी? खेत सिंह ने की थी। जब पृथ्वीराज चौहान ने जब चंदेलों पर आक्रमण किया तो उस समय जो पृथ्वीराज चौहान की सहायता किसने की? खेत सिंह ने। उसके पश्चात क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान विजय हो गए थे और खेत सिंह को गढ़कुड़ार किले का शासक नियुक्त कर दिया था। तो ठीक है, तो खेत सिंह जो दिल्ली का शासक था पृथ्वीराज चौहान, उसने चंदेल वंश पर ढाबा बोला। तो पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया खेत सिंह ने, तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया। उसके बाद जो खेत सिंह को गढ़कुड़ार का किला पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था। पृथ्वीराज की गौरी के हाथों हार। ईरान के द्वितीय युद्ध में सभी को पता होगा कि 1191 में प्रथम पृथ्वीराज चौहान जो था वो जीत गया था। 1192 में मोहम्मद गौरी ने दोबारा आक्रमण किया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो जो 1192 के बाद खेत सिंह ने अपने को स्वतंत्र हिंदू शासक घोषित किया। ठीक है, तो जब पृथ्वीराज चौहान का शासन समाप्त हो गया दिल्ली से, तो इसने स्वयं को गढ़कुड़ार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। गढ़कुड़ार का अंतिम खंगार शासक जो था हरमत सिंह था,
जिसे एक षड्यंत्र तहत बुंदेला सरदार सोहनपाल ने अब साथियों के सहित मार दिया था। वस्तुतः बुंदेला और खंगारों के मध्य मौन महोनी रियासत पर नियंत्रण के लिए शाह मात का खेल लंबे समय से चल रहा था। अंततः बुंदेलों ने खंगारों के गढ़ गढ़कुड़ार पर कब्जा कर लिया और कलांतर पर कब्जा कर रुद्र प्रताप के नेतृत्व में रहा। तो लास्ट में क्या हुआ था कि जो बुंदेला राज्य था, यानी कि बुंदेलखंड के जो बुंदेला थे, उन्होंने लास्ट में गढ़कुड़ार पर अपना कब्जा कर लिया और रुद्र प्रताप के नेतृत्व में एक और वंश डाला जिसे बुंदेला वंश के नाम से जाना जाता है। नोटेबल फैक्ट के बारे में इसमें दिया गया है कि अनंगपाल तोमर ने 8वीं सदी में दिल्ली का बसाई थी, जो कि दिल्ली है वो किसने बसाई थी? तोमर ने। कौन सी सदी में? 8वीं सदी में अनंगपाल तोमर ने। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के राजवंश और उनका क्षेत्र, जो एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन भी आया था, आते रहते हैं कि कौरस वंश किससे संबंधित है, कौन से क्षेत्र से? तो बघेलखंड से संबंधित है। तो देखिए इसके बारे में देखेंगे, कौरस जो वंश है वो बघेलखंड वंश से संबंधित है। चंद्रवंश या एल साम्राज्य भी बोलते हैं इसको, ये भी बघेलखंड से बुंदेलखंड तक था। यादव वंश चंबल बेतवा कैन नदियों का मध्य भूभाग था, जो यादवों का शासन था। सुगु वंश, इन्होंने विदिशा क्षेत्र पर कब्जा किया था। उसके बाद कामाद्र वंश या शकों का वंश, जो कि उज्जैन। नागवंश विदिशा और ग्वालियर पर शासन किया इसने। बोधि वंश जबलपुर, जो कि त्रिपुरी या तेवर पुराना नाम। मगवंश बघेलखंड को। अभीर वंश का क्षेत्र था अहेरवारा, जो कि विदिशा और झांसी का। बाकटक वंश का जो क्षेत्र था वो था विंध्य प्रदेश, मालवा और विदिशा। ओलिकार वंश, देखिए ओलिकार वंश का जो क्षेत्र था वो था दसपुर, जिसे अभी क्या बोलते हैं? मंदसौर। मोखरी वंश, जो कि मालवा दसपुर वन। परिव्राजक वंश, जो कि बुंदेलखंड में। उच्चकल्प राजवंश अचहरा सतना में। शैल वंश महाकौशल में। पांड्य वंश मैकाल प्रदेश या अमरकंटक में। गुर्जर प्रतिहार वंश उज्जैन से संबंधित है। गोहिल वंश मंदसौर से। चंदेल वंश, जो कि बुंदेलखंड से। कच्छ पछाड़ वंश, जो कि कहाँ से संबंधित है? ग्वालियर से। तोमर वंश, ये भी ग्वालियर से। परमार वंश मालवा, जिसकी राजधानी धार थी। बुंदेला राज्य बुंदेलखंड से। होलकर वंश, जो कि मालवा इंदौर से। सिंधिया वंश गर्द सिंधिया से। गर्द, जो कि ग्वालियर से सिंधिया वंश। और नवाब सभी जानते होंगे, भोपाल में। इसके बाद नेक्स्ट है प्राचीन जनपद और नवीनतम नाम। जो प्राचीन जनपदें थी मध्य प्रदेश की, उनके बारे में दिया गया है और अभी क्या नाम है उनके, वो दिया गया है। देखिए अवंती, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वत्स या अवंती कौन सा जनपद था? तो अभी जो है अवंती किसका प्राचीन जनपद थी? तो ये उज्जैन अभी नाम है उसका। अवंती या अवंतिका किसको? उज्जैन को। वत्स बोलते थे ग्वालियर को। चेंदी बोलते थे, देखिए खजुराहो, पुरानी जो जनपद थी वो चेंदी, अभी क्या बोलते हैं उसको? खजुराहो। अनूप, देखिए निमाड़ खंडवा। दसाण विदिशा को कहते थे। तुडिकेर, जो कि दमोह कहते थे। और नलपुर नरवर या शिवपुरी को कहते थे। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अभिलेख। तो देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख अभिलेखों की बात करें तो पहले बात करते हैं दसपुर, जो कि मंदसौर में है। दसपुर पुराना जनपद थी और अभी नाम क्या है? मंदसौर है। विक्रम संबंध 529 या फिर 473 ईसा में का अभिलेख। यह लेख प्रशांत के रूप में इसकी रचना संस्कृत विद्वान वत्स भट्टी ने की थी। किसने की थी? वत्स भट्टी ने इसकी रचना की थी। इसमें यहाँ के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसने सूर्य मंदिर के निर्माण हेतु तंतु व श्रेणी का दान दिया था। मंदसौर का नाम दसपुर भी था। तो ये दसपुर जो कि कहाँ पर है? मंदसौर पुराना नाम है। इसके बाद उदयगिरी जो गुहालेख है, तो उदयगिरी देखिए गुप्त संबंध 106 से 425 ईसा, या फिर देखिए 106 संबंध बोले या फिर 425 ईसा के जैन अभिलेख के में शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान पर में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का विवरण
मिलता है। इसके बाद एरड़, तो एरड़ जो है सागर जिला में तोरमाड़ का बाहर प्रतिमा एरड़ अभिलेख व मेहरकोल का ग्वालियर आई अभिलेख हूणों की मौजूदगी दर्शाता है। और भारत में हूणों का द्वितीय बार आक्रमण नरसिंहगुप्त बालादित्य या बुद्धगुप्त का छोटा भाई था के शासनकाल में हुआ, जिसमें हूणों नरेश मेहरकुल को पराजित होने पड़ा और गुप्त नरेश द्वारा बंदी बनाकर मां के कहने पर मुक्त कर दिया गया। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें एरड़ अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट अभिलेख है हमारा तोमन अभिलेख। तोमन जो कि तोमन अशोकनगर जिले में है और जहाँ से गुप्त वंश का जो 116 गुप्त संवत या फिर 435 ईसा का लेख मिलता है। इसमें कुमार गुप्त को शरदकालीन यानी कि सूर्य की भांति बताया गया है। कुमार गुप्त के समय पुष्यमित्र जाति का शासन नर्मदा नदी के मुहाने के समीप में काल में था। इस राज्य मध्य प्रदेश के एरड़ प्रदेश यानी कि पूर्वी जो मालवा है उसको पर भी कुमारगुप्त प्रथम का शासन स्थापित था। अभिलेख में प्रांतीय पदाधिकारियों की सूची में इस एरड़ प्रशासक प्रदेश के शासक घटोत्कच का भी नाम है। नेक्स्ट है सुपिया का अभिलेख। सुपिया का अभिलेख कहाँ पर है? तो ये रीवा में है। इसमें गुप्त संवत 141 से 460 ईसा की तिथि लिखी है। इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है। तो सुपिया, आपको ये रखना है याद कि सुपिया अभिलेख कौन से जिले में है और किससे संबंधित इसकी जानकारी मिलती है। तो सुपिया अभिलेख जो कि रीवा जिले में है और ये गुप्त वंश की इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है खोय एवं उचहरा अभिलेख। खोय एवं उचहरा अभिलेख कौन से जिले में है? सतना जिले में है और इन अभिलेखों में सतना के आसपास उच्च कल्प शासकों का उल्लेख मिला है। नेक्स्ट है वक्त के महाराजाओं के अभिलेख। तो ये वक्त के महाराजाओं के अभिलेख जो हैं इंदौर, बाग, सिरपुर के अभिलेख में बल्ख के महाराजाओं के अभिलेख, बल्ख के महाराजाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है जीर्ण अभिलेख। तो 11वीं सदी में जीर्ण अभिलेख में मंदसौर के गुहिल शासकों का उल्लेख मिलता है। जो मंदसौर में गुहिल शासक थे उनका जो वर्णन मिलता है वो जीर्ण अभिलेख में मिलता है। अब हम देखेंगे प्राचीन नगरों के जो नाम और अभी उनके नाम क्या हैं तो वो जानेंगे। देखिए प्राचीन नगर अभी का जो सोहागपुर रीजन है जो कोयला के लिए जाना जाता है, कोयला क्षेत्र के लिए, वो पहले क्या कहलाता था? विराटपुरी कहलाता। अभी का जो महेश्वर है पहले इसको महेशमती कहते थे। इंदौर को इंद्रपुट या इंद्रप्रस्थ कहते थे। कुंतलपुर पहले कुंतलपुर अभी कीड़िया कहते हैं। उज्जैनी बोलते थे पहले, अभी क्या बोलते हैं? उज्जैन बोलते हैं। भोपाल को पहले क्या बोलते थे? तो भोपाल का पुराना नाम है भोजताल, अभी क्या बोलते हैं? भोपाल। देखिए धार को धारा नगरी बोलते थे। रीवा जो अभी रीवा बोलते हैं उसको भता, ये इम्पोर्टेंट है, भता बोलते थे ये, या भरतहूत। अचहरा, देखिए सतना को क्या बोलते थे? पुराना सतना का जो पुराना नाम था वो था अचहरा। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। अभी तक हमने जो इतिहास पढ़ा है मध्य प्रदेश का वो प्राचीन काल का इतिहास था। अब देखेंगे मध्यकाल का इतिहास, इसके बाद देखेंगे आधुनिक काल का इतिहास। तो देखिए सल्तनत के अधीन मध्य प्रदेश, पहले हम देखेंगे सल्तनत के अधीन मध्य प्रदेश, जो सल्तनत काल था दिल्ली में उनके अधीन मध्य प्रदेश का इतिहास। भारत में मोहम्मद गौरी ने जो इस्लामिक राज्य की स्थापना की, लेकिन सल्तनत का प्रारंभ ऐबक से शुरू हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक से, जो दास का प्रारंभ करता था। जो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सल्तनत काल की नींव डाली। देखिए ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था 1206 से 1210 तक गद्दी पर बैठा था और पहले गौरी के भारतीय प्रतिनिधि के रूप में और बाद में सल्तनत के पहले शासक के रूप में भारतीय राज्यों को इसने जीता। और पहले गौरी का एक गुलाम था तो उस समय ही भारत के प्रदेशों को इसने जीता और उसके बाद गौरी की जब वापस चला जाता है इसको राज्य छोड़कर, तो इसने उसके बाद भी अपने शासन को विस्तारित किया। मध्य प्रदेश में गौरी और ऐबक ने हमले बोले। गौरी ने ग्वालियर के लोहंग देव, ठीक है, कहाँ पर? ग्वालियर का क्षेत्र था लोहंग देव, जिसके सल्लक्षण को हराया था। किसको हराया था? सल्लक्षण या लोहंग, ग्वालियर का जो लोहंग देव उसका नाम था सल्लक्षण, उसको भी हराया था।
ऐबक ने प्राचीन युग के अंतिम चंदेल राजा परमाल देव को हराकर कलिंजर को जीता था। कब जीता था? 1202 में। बाद में मध्य युग में चंदेलों ने पुनः प्राचीन कलिंजर पर प्राप्त कर लिया था। बाद में फिर से जो कलिंजर है वो चंदेलों ने प्राप्त कर लिया था। देखिए, उसके बाद इल्तुतमिश 1200 जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो सल्तनत काल का दूसरा राजा होता है उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश देखिए 1210 से 1236 तक इसने शासन किया। लगभग 26 साल तक इसने शासन किया। इसने क्या किया? मांडू, ग्वालियर और मालवा की विजय की तथा उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महाकालेश्वर मंदिर की जो लूट किसने की थी? तो ये की थी इल्तुतमिश ने। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, देखिए आपको बता चुके हैं 1290 में खिलजी वंश की स्थापना होती है और ये चलती है 1320 तक। तो खिलजी वंश ने, जलालुद्दीन खिलजी ने मांडू को लूटा था। किसने लूटा था? मांडू को लूटा था। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। उसने ग्वालियर में एक गुम्बद आकार का विश्राम गृह निर्मित कराया था। तो गुम्बद आकार का विश्राम गृह किसने करवाया था ग्वालियर में? तो ये करवाया था जलालुद्दीन खिलजी ने। इसके बाद बात करें जो अलाउद्दीन खिलजी है। देखिए, इसके समय में मध्य प्रदेश के अधिकांश जो राज थे इसने अपने शासन में मिलाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मनेकपुर के हाकम के रूप में उज्जैन, विदिशा के मंदिरों को लूटा। इसका जो शासनकाल चला था 1296 से 1216 बनने के बाद उसने कलिंजर, भिलसा, चंदेरी, धार, मांडू जैसे नगरों को लूटा और 1305 में उसने मालवा के शासक, जो मालवा का मलहक देव था, को भी सेनापति एन उल मुल्क के माध्यम से हराया था। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद बात करेंगे तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक 1320 से जब खिलजी वंश का समाप्त हो जाता है, उसके बाद 1320 से 1300 तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी आ जाती है। 1320 से 1325 तक के प्रांतपति ने दमोह के एक महल बनवाया जिसका उल्लेख बटियागढ़ शिलालेख में मिलता है। राजकुमार जूना खां मोहम्मद तुगलक ने इसी समय चंदेरी और मालवा पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित किया था। यासिरुद्दीन तुगलक के बाद शासन करेगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी का एक और राजा हुआ 1325 से 1351 में। जो बटियागढ़, जो दमोह जिला में बटियागढ़ में प्राणियों के लिए गोमठ, बावड़ी और बगीचा इसने बनवाया था। ये संस्कृत जो बटियागढ़ अभिलेख है वहाँ से जो है इसकी जानकारी प्राप्त मिली है। फिर बना था फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1389 का जिक्र दुल्हनीपुर जो कि सागर अभिलेख में है। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी 1506 से 1526। तो उसके बाद देखिए तुगलक डायनेस्टी के बाद जो मध्य प्रदेश में डायनेस्टी का आगमन हुआ था वो हुआ था सैयद से फिर लोधी आए। तो लोधी वंश का अंतिम शासक था जो इब्राहिम लोधी, जो बाबर के साथ जिसमें प्रथम पानीपत के युद्ध में मारा गया था। उसके समय में मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, लेकिन उस प्रभाव से प्रधानमंत्री मैदानी राय का था जो राणा सागा के अधीन चंदेरी का शासक भी था। इसके बाद बात करें तोमर वंश। तो तोमर 14वीं से 16वीं सदी तक तोमर वंश का राज रहा। तोमर राजपूत काल में स्थानीय शक्ति थी। जो तोमर राजपूत काल का में भी स्थानीय शक्ति थे, बाद में उनका पतन हो गया। तोमर वंश का संस्थापक जो था बता चुके हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा है, वीर सहदेव था। इसने तैमूर का आक्रमण का लाभ लेकर अपनी सत्ता स्थापित की थी। वीर सहदेव के उत्तराधिकारी के अनुसार उद्धारदेव और विक्रमदेव हुए। विक्रमदेव के राज्य में 1402 में नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के सेनापति मल्लू इकबाल खान ने ग्वालियर पर आक्रमण कर किले को जीतने का असफल प्रयास किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि विक्रमदेव के राज्य, जब विक्रमदेव तोमर वंश का शासक था विक्रमदेव, और उसका शासन 1402 में, उस समय क्या हुआ था कि नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह के सेनापति मल्लू इकबाल खान ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और उसे जीतने का असफल, यानी कि उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। उसने पुनः आक्रमण किया तथा विक्रमदेव को धौलपुर के निकट पराजित किया था। उसके बाद पहली बार में उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई, दूसरी बार फिर से आक्रमण किया तो उसको सफलता मिली थी। और 1416 ईस्वी में
खिज खां ने विक्रमदेव से कर वसूल करने के लिए अपने वजीर ताज उल मुल्क को भेजा और विक्रमदेव का उत्तराधिकारी डुगरेंद्र से 1424 ईसा में हुआ। उसके प्रारंभ में ही मालवा के शासक होशंग शाह ने ग्वालियर किले की घेरेबंदी की। तब जो डुगरेंद्र से को जौनपुर के शासक मुबारक शाह की सहायता लेनी पड़ी और उसे कर भी देना पड़ा। 1438 में डुगरेंद्र शाह ने नरवर के गढ़ को घेरा जो कुछ समय मालवा सल्तनत के अधीन था। यद्यपि यह असफल हो गया था, परंतु नरवर के तोमरों के अधीन हो गया। डुगरेंद्र सिंह का उत्तराधिकारी कीर्ति सिंह हुआ। उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कभी जौनपुर तो कभी दिल्ली के मुस्लिम शासकों से मित्रता करनी पड़ी। इसके बाद बात करेंगे हम मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश। जब 1526 में बाबर ने मुगलों पर मुगल सत्ता का स्थापित की, तब जो मध्य प्रदेश के जो अधीन राजा थे वो मुगलों के प्रति जो अधीन हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुगल संस्थापक बाबर ने चंदेरी के राजा मैदानी राय को 21 जनवरी 1528 में हराकर उसकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान के साथ कर दिया। कलिंजर का दृढ़ दुर्ग मुगलों के आधिपत्य में आ गया। इसके पूर्व राणा सागा को खानवा युद्ध 1527 में परास्त कर मालवा पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो देखिए, मुगल जो बाबर ने इसकी संस्थापक, मुगल वंश की संस्थापक बाबर को माना जाता है। तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 1528 में, 21 जनवरी 1528 को, कब 21 जनवरी 1528 को उसको हराकर, मैदानी राय को हराकर उसकी 2 पुत्रियों का विवाह अपने पुत्र हुमायूं और कामरान के साथ कर दिया था। उसके बाद शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने हुमायूं को परास्त कर सूर्य वंश की स्थापना तथा मालवा, रायसेन, ग्वालियर और अपने अधीन किया। रायसेन में राजा पूरणमल को झांसा देकर मारा गया और जो शाह साहब पर एक कलंक माना जाता है, शेरशाह पर। और कलिंजर दुर्ग के घेरे के समय यद्यपि देश राय अंतिम दिन विजय हुआ, लेकिन विस्फोट में मारा गया था शेरशाह। इसके बाद अकबर, देखिए 1555 से जब अकबर पानीपत की तृतीय लड़ाई 1556 में हुई थी, तो 1555 से लेकर 1516 के मध्य के समय मालवा के शासक जो थे बाज बहादुर पर आक्रमण किया गया। उसकी राजधानी मांडू ऐश्वर्य के साथ रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रणय स्थल के रूप में भी विख्यात हो गई थी। बाज बहादुर परास्त हुआ। रूपमती ने आत्मदाह किया और बाज बहादुर को अकबर ने अपने दरबार में मनसबदार बनाया। अकबर के समय में महत्वपूर्ण विजय थी गोंडवाना। देखिए, गोंडवाना वर्तमान में मंडला और जबलपुर का एक व्याप्त गोंडवाना राज्य की जो कीर्ति है रानी दुर्गावती के समय चरम पर थी। अकबर के सेनापति कौन था? आसिफ खां। इसने गोंडवाना पर हमला बोला और दुर्गावती के ने परास्त होने के पश्चात कटार घोंपकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। दुर्गाबाई की जो समाधि है वो बरेला में है। कहाँ पर? बरेला में इनकी समाधि है। उल्लेखनीय है कि गढ़कटंगा या गढ़ मंडला में के इस राज्य की स्थापना जादू राय ने खिलजी पतन के समय की थी। इसका उत्थान संग्राम शाह के अधीन हुआ, जिसने 52 गढ़ों तक राज्य विस्तार किया था। उसने स्वर्ण रजत मुद्राएं चलाईं। उसके पुत्र दलपत शाह का विवाह रानी दुर्गावती से हुआ था, जो चंदेल राजकुमारी थी। दलपत शाह की मृत्यु 1541 के बाद रानी दुर्गावती अल्पायु पुत्र जो वीर नारायण की संरक्षा बनकर शासन संभाल रही थी। अकबर ने विजय उपरांत गोंडवाना गौड़ वंश के ही चंद्र शाह को अपनी अधीनता में सौंप दिया था। उज्जैन के समीप धर्मत युद्ध 1698 में जो धर्मत युद्ध हुआ था, औरंगजेब ने शाहजादा दारा को हराकर बादशाहत प्राप्त की थी। तो धर्मत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? देखिए, अकबर का पुत्र हुआ जहांगीर, ठीक है, जहांगीर का पुत्र हुआ शाहजहां के जो पुत्र थे शाहजादा या उसको दारा से कोई बोलते थे,
और औरंगजेब, इन दोनों के मध्य में जब युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध, ये कहाँ हुआ था? उज्जैन के समीप हुआ था। कब हुआ था? 1698 में, जिसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराकर बादशाही प्राप्त की थी। इसके बाद खानदेश, तो वर्तमान निमाड़ दक्षिण मालवा में विस्तृत है। दक्षिण का प्रवेश द्वार इसका, यहाँ फारूकी वंश या दाऊद मीरन बहादुर ने शासन किया। अकबर की अंतिम विजय खानदेश मानी जाती है, जो 1600 ईस्वी में हुई थी। दाऊद खानदेश साम्राज्य का संस्थापक था। इसके बाद देखेंगे बुंदेलखंड के साथ जो मुगलों के संबंध रहे वो कैसे रहे। देखिए, जो बुंदेला शासक सोहनपाल ने खंगारों की शक्ति का दमन कर बुंदेला राज्य की नींव डाली। इसकी राजधानी की उसने बनाया ओरछा थी। जब रामचंद्र शासक बना तब मुगलों का ध्यान बुंदेलखंड की तरफ गया। उसके छोटे भाई वीर सहदेव का दोस्ताना संबंध सलीम, जो कि अकबर का पुत्र जहांगीर था, सलीम के कहने पर वीर सेव ने, जो अकबर का विशिष्ट 9 रत्नों में से एक था, आबुल फजल, उसकी हत्या करती थी। और सलीम जब जहांगीर के नाम से मुग़ल सम्राट बना तो उसने वीर सिंह देव को ओरछा नरेश बनाया। उसके बाद जुझार सिंह ओरछा नरेश हुआ, जिसने शाहजहां के साथ विद्रोह किया था। तो जो जुझार सिंह थे, जुझार सिंह, इसने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया था। कब किया था? 1628 में। इसके बाद है चंपत राय का विद्रोह। देखिए, चंपत राय कब शासन थे? जब औरंगजेब का शासनकाल था। तो औरंगजेब की नीति से संतुष्ट चंपत राय असंतुष्ट थे, और चंपत राय इन्होंने विद्रोह कर दिया। औरंगाबाद की सेना से धीरे चंपत राय ने आत्महत्या कर ली। कब? 1661 में। उसके बाद छत्रसाल का विद्रोह। देखिए, छत्रसाल का विद्रोह और स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना 1661 से 1707 तक छत्रसाल ने शासन किया। ये छत्रसाल किसके पुत्र थे? चंपत राय के पुत्र थे। और छत्रसाल ने औरंगजेब के विरुद्ध जो उनके पिता ने चालू किया था विद्रोह को जारी रखा, और 1675 में पन्ना जीतकर उसे राजधानी बनाया। बाद में उसने ओरछा को राजधानी बनाया, और छत्रसाल ने मराठों के से संधि की। अंततः औरंगजेब ने 1707 में छत्रसाल से संधि की और उसे राजा की उपाधि दी थी। तो राजा की उपाधि किसने, छत्रसाल को किसने दी थी? औरंगजेब ने। इस प्रकार छत्रसाल स्वतंत्र शासक बना। नेक्स्ट है बघेल वंश के साथ मुगल के संबंध। देखिए, बघेल क्षेत्र का नाम भता था। ठीक है, क्या था? भता, जो वर्तमान रीवा है। बघेलखंड के क्षेत्र में बघेल राजपूतों ने अपनी सत्ता इस समय स्थापित की जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात आक्रमण के समय कड़ बघेला के साथ कुछ राजपूत कलिंजर क्षेत्र पर भागकर आए। कब? 1298 में। जहाँ का प्रथम सोलंकी राजा था जो था वो व्यागदेव था, जो कि कहाँ का था? गुजरात का था। बघेल वंश के शासन के कारण क्षेत्र का नाम बघेल पड़ा। बघेलखंड कैसा पड़ा? बघेल वंश के शासकों के कारण। इस राज्य में एक शासक वीर सहदेव की मित्रता सिकंदर लोदी और बाबर से थी। उसके पुत्र वीरभानु ने हुमायूं से चौसा पराजय के बाद सहायता दी थी। तो वीरभानु था। जब 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, उस समय जो वीर से का पुत्र था वीरभानु, उसने हुमायूं की मदद की थी। उसके बाद राजा रामचंद्र के साथ भता राज्य के दरबार में तानसेन, जो मूल नाम था तन्ना से रामतनु पांडे, रहता था। अकबर के दूत जलाल खान ने तानसेन को रामचंद्र से लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा दिया था, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। इसके अधीन कलिंजर दुर्ग भी था, जो 1569 में मुगलों ने ले लिया था। भता राज्य या विंध्य प्रदेश में अंतिम शासक जो था मार्तंड सेन थे। अंतिम शासक रीवा के मार्तंड सेन थे, जिन्होंने इसका विलय 1947 में भारत संघ में किया। मार्तंड सेन रीवा से सांसद भी चुने गए। रीवा के जंगलों से सफ़ेद शेर पकड़ने का श्रेय जो जाता है वो मार्तंड सेन को जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आधुनिक इतिहास। पहले हमने प्राचीन देखा, उसके बाद मध्यकालीन में इतिहास देखा, फिर मुगलों के संबंध मध्य प्रदेश से कैसे रहे वो देखा। उसके बाद हम देखते हैं आधुनिक इतिहास। तो 1632 ईसा तक मध्य प्रदेश में निम्न 5 मराठा राज्यों की नींव पड़ चुकी थी। पहले इंदौर में होलकर राजवंश की नींव पड़ी, धार में आनंदराव या पवार वंश की, देवास में बाड़ीपाती में तुकोजी राव या पवार वंश की,
और देवास छोटी पाती में जीवाजी या पवार वंश और ग्वालियर में सिंधिया। तो हम बारी बारी से चर्चा करेंगे इनके बारे में। पहले हम देखेंगे होलकर वंश। देखिए, मुगलों के पतन के बाद मालवा पर होलकर वंश का राज्य स्थापित हुआ। वस्तुतः जो होलकर वंश था, मालवा मराठा साम्राज्य के 5 सरदारों में विभाजनीकरण के फलस्वरूप मिला था। देखिए, क्या हुआ था कि 1727 में मल्हार राव होलकर को मालवा के 5 महलों की सनद पेशवा से मिली थी। 5 महलों की सनद मिली थी किसको? मल्हार राव होलकर को। और राज्य के इस भाग में मराठा राज्य शुरू हुआ। 1729 में क्या हुआ कि धार और देवास में पवार राज को भी सनद मिली, लेकिन 1730 में होलकर को क्षेत्र का सर्वोच्च शासक स्वीकारा गया। कब स्वीकारा गया? 1730 में। 2 नवंबर 1731 में इंदौर में होलकर राज्य प्रारंभ हुआ और 1731 में सिंधिया को ग्वालियर क्षेत्र का शासक स्वीकार किया गया। तो 1731 में सिंधिया को ग्वालियर क्षेत्र दे दिया गया और वहाँ का शासक स्वीकार किया गया। 2 नवंबर 1731 में इंदौर में होलकर राज्य प्रारंभ हुआ। पेशवा बाजीराव ने, जो मराठा सरदार थे, पेशवा बाजीराव 1732 में मालवा सूबा पुनः होलकर, सिंधिया और पवार के बीच जो विधिवत विभक्त कर दिया। तो पेशवा बाजीराव ने 1732 में जो मालवा सूबा था या मालवा प्रदेश था, उसको होलकर, सिंधिया और पवार के बीच में विभक्त कर दिया था। होलकर मराठों की धनगर शाखा से थे। कौन सी शाखा थे? होलकर जो मराठों की एक शाखा थी, धनगर, उससे थे। 1761 में जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जब तृतीय युद्ध में मराठों की हार हुई, तो हार कर लौट रहे मल्हार राव होलकर की मालवा में स्थिति अधिक सुदृढ़ हुई और 1766 को उसकी मृत्यु जिला भिंड में हुई थी। मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव का मल्हार राव के समय ही निधन हो गया था, अतः खंडेराव का पुत्र मालेराव राजा बना, लेकिन 1 वर्ष बाद ही चल बसा। तब उसकी माता जो थी अहिल्याबाई ने स्वयं शासन 1767 में, कब? 1767 में जो अहिल्याबाई थी उन्होंने शासन संभाला और 1797 तक लगभग 30 वर्षीय शासनकाल में इतने लोकप्रिय कार्य किए कि जनता के मध्य वह लोकप्रिय हो गई। उन्हें तुकोजी होलकर नामक सेनापति से शासन कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग मिली। तो उनका सेनापति कौन था? तुकोजी होलकर। देखिए, मल्हार राव होलकर का पुत्र था खांडेराव, जिनका विवाह हुआ किससे? अहिल्याबाई से, लेकिन उनका पुत्र हुआ मल्हार राव का, खांडेराव का मालेराव, इसकी मृत्यु हो गई। तो उसका तब उसकी माता 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी माता अहिल्याबाई ने स्वयं शासन किया और 30 वर्षीय शासनकाल में अनेक लोकप्रिय काम किए और उसका जो सेनापति था वो तुकोजी होलकर नामक सेनापति था। अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र की कहाँ हुआ था? तो चौड़ी गांव में हुआ था। अहिल्याबाई ने रानी को नर्मदा नदी पर स्थित महेश्वर स्थानांतरित किया था। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि जो अहिल्याबाई ने राजधानी को नर्मदा नदी पर स्थित महेश्वर में स्थानांतरित किया था। तो अहिल्याबाई की राजधानी क्या थी? महेश्वर। रानी अहिल्याबाई ने भारत के भिन्न भिन्न भागों को अनेक मंदिरों, धर्मशालाओं, अन्य शस्त्रों का निर्माण कराया था। कलकत्ता से बनारस तक की सड़कें, बनारस से अन्नपूर्णा का मंदिर, गया में विष्णु मंदिर, इनके द्वारा अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ये जो है भगवान शिव की भक्त थी। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया? तो ये करवाया था अहिल्याबाई होलकर ने। कब करवाया? 1777। इनका शासन था 1767 से 1797 तक। उनके समय में सबको न्याय मिलता था। कहते हैं कि उन्होंने अपने एक प्रिय पुत्र को न्याय के लिए हाथी के पैरों तले कुचवा देने का निर्णय दिया था। तो ये कितनी निर्णयवान थी कि अपने पुत्र को न्याय देने के लिए हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। इसके बाद हम देखेंगे होलकर से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, पहले तो जो अहिल्याबाई का शासनकाल जानेंगे। 1767 से 1797 तक रहा। इनकी राजधानी महेश्वर, राजवाड़ा के अतिरिक्त दूसरी बनाई गई थी। पहली राजवाड़ा, दूसरी महेश्वर। 1770 में अहिल्याबाई ने इंद्रपुर या इंदौर की स्थापना की। तो इंदौर की स्थापना किसने की थी? अहिल्याबाई ने 1770
1870 में। राजधानी महेश्वर से इंदौर पुनः स्थानांतरित हुई 3 नवंबर 1818 में। कब हुई थी? महेश्वर से इंदौर 1818 में। गदर 1857 को समर्थन देने वाले होलकर राजा थे तुकोजीराव द्वितीय। होलकर अंतिम मराठा शक्ति थे जो ब्रिटिश सत्ता से परास्त हुए थे। बेलेजली के समय 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई थी, जिसमें जो यशवंत राव होलकर को चंबल का उत्तराधिकारी भाग और एवं बुंदेलखंड छोड़ना पड़ा था। होलकर रियासत ब्रिटिश सत्ता के अधीन 6 जनवरी 1818 में हुई थी एक सहायक संधि के तहत। ब्रिटिश सत्ता के अधीन होलकर